Your work always tells a story. Let's have a close look. अपने व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ कि आज हमारी जो बातचीत हो रही है संदीप जसल जी के साथ, ये बातचीत जो है मैं और शैलेंद्र जी कर रहे हैं, इसको आप ओमनी चैनल पे भी देख सकते हैं हमारे देसी क्लोज लुक प्रोग्राम में, और ये नेशन वाइड प्रोग्राम जाता है। तो यही बातचीत जो है आप टीवी पे भी देख सकते हैं। तो घरों में कई बार बुजुर्ग जो होते हैं उनको ज़्यादा सोशल मीडिया का नहीं पता होता कि कैसे फेसबुक पे जाना है, तो आपके बुजुर्ग चाहे किसी और प्रोविंस में रहते हो, आप उन्हें बता सकते हैं कि ये टीवी पे बातचीत भी दिखाई जाएगी। और हमें ज़रूर बताइए कि ये प्रोग्राम और ऐसी बातचीत जो हम आपके लिए लेकर आते हैं आपको कैसी लगती हैं। तो आज के प्रोग्राम में हमारे गेस्ट अभी आपको बता रहे हैं कि आप अपनी इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो जैसे कहते हैं ना कि जैसा अन्न वैसा मन, तो उसी पे बातचीत हो रही है। तो आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। इसमें आपने बहुत अच्छी बात कही, तो मैं उसमें एक चीज़ और जोड़ूंगा, जैसा अन्न वैसा तन वैसा मन। हाँ, क्या बात। सो बिकॉज जो हेल्थ है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन है दैट हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड सोशल वेलबींग। एग्जैक्टली। तो हम फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ और सोशल हेल्थ, सामाजिक सेहत, जिस इंसान का सोशल बॉयकॉट हो जाए। अब देखिए, हम हेल्दी थे सब लोग, हमारा सोशल बॉयकॉट हो गया क्योंकि हमें क्वारंटीन करना पड़ा अपने आप को। Exactly. तो उस वजह से मेंटल हेल्थ अफेक्ट हुई। मेंटल हेल्थ से अब आप देखेंगे 6 महीने बाद देखेंगे इसका रिपरकशन कितना होता है ब्लड प्रेशर पर, डायबिटीज पर, फैटी लिवर पर। आप देखिएगा, मैं कोई ज्योतिषी तो नहीं हूँ, एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, लेकिन एपिडेमियोलॉजी कहती है कि अगर आपके मन पर ये बीता है जो अभी बरपा है कुछ पिछले महीनों में, लोग घरों में बैठे हैं, लोगों के जॉब लॉसेस हुए हैं, लोगों के बिजनेसेस क्लोज डाउन हुए हैं जी। उसका फिजिकल हेल्थ पे क्या असर होगा वो आप 6 महीने के बाद देखेंगे। मैं कहती हूँ कि शायद हमें बहुत सारी बीमारियों से जूझने के कई हल भी मिल गए हैं इन दिनों जी। काफी हमने रिसर्च भी करी, हमारे पास इतना टाइम था, हमने कितनी बातचीत की है एक दूसरे के साथ। और मैंने ये चेंज अपने में देखी है। आई मे बी रॉन्ग, मैं अपने लिए कह रही हूँ, ये अच्छी बात है। और वॉक्स पे जाना, इतना टाइम कहाँ होता था लोगों के पास कि वो वॉक के लिए जाएं फैमिली को लेके या अकेले भी। और इससे आपका खैर वो तो इम्यूनिटी तो स्ट्रांग होगी, साथ में बहुत सारी और चीजें जो एलिमेंट्स हैं आपकी बॉडी में वो भी ठीक होती हैं, राइट। तो हम ऐसी बात करते हैं कि जो आपका सवाल था, डूएबल एक्शनेबल सॉल्यूशंस आउट ऑफ आवर किचन के ऊपर आते हैं। हल्दी हमारी इंडियन कुकिंग में बहुत यूज होती है, और आज के समय में वेस्टर्न मेडिसिन ने भी हल्दी के बहुत सारे फायदे समझने शुरू कर दिए हैं जी। सो उसमें हल्दी में एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है जिसका नाम है कुरक्यूमिन। कुरक्यूमिन जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी पाया गया है, एंटी इन्फेक्टिव पाया गया है। वो इन्फेक्शन से हमें प्रोटेक्ट करता है। अगर हम इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको टैकल करने में, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करके वो हमें बहुत सशक्त कर सकता है, हमारे इम्यून सिस्टम को। तो डॉक्टर साहब ये तो बताएं कि उसको हमें सेवन कैसे करना चाहिए। जी, बहुत अच्छा सवाल है। अभी हम तो वहाँ पर अगर चोट लगती है इंडिया में, आप बताते हैं कि जो आपने फोकलोर की बात करी और बिहार की बात करी, और बहुत अच्छा एक जुमला भी हमें नहीं जी, हमारे पंजाब में भी हल्दी इज वेरी पॉपुलर। हल्दी की पट्टी लगा देना, ये सब चीजें तो और दूध में हल्दी मिला के पीना। हल्दी वाला दूध, चोट लगी है हल्दी वाला दूध पिला दो, और चोट लगी है हल्दी बांध दो, पुल्टिस बांध दो, पट्टी में बांध के। सो इट हैज गॉट वेरी गुड क्वालिटीज। उसके पीछे रीजन है कुरक्यूमिन का होना, और कुरक्यूमिन एक्टिव इंग्रेडिएंट है, और इसके मैजिकल जो इफेक्ट्स हैं वो देखने में आए हैं इम्यूनिटी में और इन्फेक्शन कॉम्बैटिंग में। इसके अलावा अब आते हैं जिंजर पर। जिंजर में एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है जिंजरोल। अच्छा जी। जिंजरोल का बहुत अच्छा रोल एंटीवायरल भी पाया गया है, और इसको तो कोविड में भी, नॉट कोविड-19 बट सार्स और मर्स में भी स्टडी किया गया था, और उसमें कुछ स्टडीज हैं जिन्होंने ये बताया था कि जिंजरोल उनको हेल्प करता है
कि पेशेंट्स की इलनेस को कम कर देता है। यानी कि जिसने अब आप देखिए, हाँ जी, ड्यूरेशन, क्योंकि जब हम पॉजिटिव टेस्ट होते हैं, जितना लंबा हमारे ऊपर कोविड हमारे अंदर चलेगा हमारे शरीर में, उतना ही इंटरनल साइटोकाइन स्टॉर्म यानी कि एक अंदरूनी तूफान आएगा जो केमिकल प्रोसेसेस का, जिसके कारण हम सीरियस होते हैं, क्रिटिकल होते हैं और हमें आखिरकार हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, आईसीयू में जाना पड़ता है, फिर वेंटिलेटर लगता है। और वेंटिलेटर पे गए हुए सारे कोविड के पेशेंट्स में से सिर्फ 40 to 50% ही बच पाए हैं, वापस आए हैं। अभी तक की ये स्टडीज हैं, क्योंकि ये इवॉल्विंग साइंस है। कोविड जो इतना इवॉल्व हुआ है, इतनी स्टडीज हैं सारी दुनिया इतने शॉर्ट पीरियड में, इससे ज़्यादा स्टडीज किसी और बीमारी पर हुई ही नहीं। और अच्छी बात है हम उतने एडवांस्ड, और हमें बहुत रोज़ मुझे शौक़ है, तो मुझे हरदम आप देखेंगे मैं पढ़ रहा हूँ। आई एम सब्सक्राइब टू सो मेनी जर्नल्स। सो जिंजर, देन गार्लिक। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं आपको माफ़ी चाहता हूँ, आपको रोक रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे देखने वालों को आप ये बताएं कि जैसे हमें हल्दी, जैसे बताया आपने, क्या कितनी कब लेनी चाहिए। अब वैसे अदरक है, हम बगैर अदरक की चाय नहीं पीते, बगैर अदरक के हमारा कोई खाना नहीं बनता, वो तो ठीक है। इज इट इनफ? या फिर हमें कुछ और उसका जूस निकाल के रख लेना चाहिए, या किस तरह से उसका सेवन किया जाए? मैं चाहता हूँ उस पर थोड़ी रोशनी डालें आप। नियरली ½ इंच ऑफ अ पीस ऑफ अदरक जी, बिकॉज अभी गर्मियां भी आ गई हैं। देखिए जो फोकलोर मेडिसिन है ना जी, वो बड़ी ऑब्जर्वेशनल है, उसमें विजडम बहुत चाहिए। वो 2+2 इज नॉट ऑलवेज 4 फॉर एवरीबडी जी इन फोकलोर मेडिसिन, क्योंकि वो आपकी बॉडी की तासीर को समझती है, आपकी बॉडी की कॉम्पोजिशन को समझती है जी। फोकलोर मेडिसिन में जैसे आप बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ योर बॉडी, कोई पतला है, कोई मोटा है, कोई कुछ ना खा के भी मोटा है, कुछ सब कुछ खा के भी पतला है। तो आप देखिए कि उसमें प्रकृति होती है, हम इसे बोलते हैं प्रकृति जी जी जी। हाँ, तो उसके मुताबिक आपको ½ इंच अदरक से शुरू करना चाहिए और बढ़ाते रहना चाहिए। अगर आपको गर्मी नहीं होती, अगर आपको गर्मी ना चढ़े, हाँ ठीक है, गर्मी ना पित्त ना निकल आए या ऐसी चीज ना हो जाए कोई ऑब्वियस, आपके कानों से सेक निकलना शुरू हो जाता है, कानों से सेक निकलना, आपके हाथों से सेक निकलना, आपको खुद लगना शुरू हो जाता है कि आपको गर्मी लग रही है। तो अगर ऐसा लगे तो आप डोज को कम करें, नहीं तो ज़्यादा करें, या फिर सुपरवाइज तरीके से किसी एक्सपर्ट से पूछ करके, क्योंकि हमें इंसान को देख के ही उसकी बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन का अंदाज़ा हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं आयुर्वेद में वात, पित्त और कफ प्रकृति। वात पित्त, जो पतले लोग हैं वो वात होंगे, वायु की तरह हल्के होंगे, पतले होंगे। जो दरमियाने लोग हैं वो पित्तज होंगे, उनकी पित्तज प्रकृति होगी, वो गर्म होंगे। उनको आप पूछेंगे एसिडिटी है? हाँ जी है। राइट जी जी जी। आपको एसिडिटी होती है? जी है। और वैसे ही कफज लोग हैं वो स्थूल, वो मोटे होंगे, वो हाइपोथायराइडिज्म से पीड़ित होंगे, वो डायबिटीज से पीड़ित होंगे जी जी, वो ओबेसिटी से पीड़ित होंगे, ब्लड प्रेशर से पीड़ित होंगे जी जी। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख करके और एग्जामिनेशन करके और इवेल्युएट करके, ये सब कस्टमाइज्ड है जी। लेकिन मोटे तौर पे जो मैं आपको बता रहा था जी, जिंजर हो गया जी, ½ इंच का अदरक आप क्रश कीजिए जी। क्रश करने से आपकी बॉडी को क्रश नहीं करना पड़ता, मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसको छोटे पीसेस में काट तुरंत अब्सॉर्ब हो जाता है, क्योंकि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, एक्सपोजर। आपके डाइजेस्टिव जूसेस उस पर ज़्यादा काम कर पाएंगे अगर उसका सरफेस एक्सपोजर बढ़ जाएगा, उसमें से जिंजरॉल ज़्यादा लिबरेट होगा, हाँ, लिबरेट होगा जो एक्टिव इंग्रेडिएंट। ठीक है। वैसे ही हल्दी का पाउडर लेना है जी। और हल्दी का पाउडर बहुत ज़्यादा भूनते नहीं है इसको। अच्छा। जितना हीट को आप एक्सपोज करते हो उतने बायोफ्लेवोनॉइड्स, फाइटोकेमिकल्स, प्लांट केमिकल्स जिनका हम फायदा उठाना चाहते हैं, उतने ही वो नष्ट होते हैं। इवेपोरेट है कि निकल जाएगा या गर्मी से हीट होके जी जी। राइट। तो कच्ची हल्दी बहुत अच्छी है। आप पूरे दिन में अगर 1 चम्मच अपनी सब्जी और वैसे लेते हैं, या फिर गोल्डन मिल्क के रूप में हम बोलते हैं। अच्छा, गोल्डन मिल्क, हाँ। दूध में डाल के पी लें, दूध में डाल के गरम 1 चम्मच डाल के पिए। एक मैं आपसे छोटा सा सवाल करूं कि वैसे हमारे कॉलर्स को सरबदीप सीबिया कह रही हैं कि ये फेवरेट टॉपिक है, और होम रेमेडीज मेरे ख्याल में आजकल के दिनों में काफी सारे लोग जो है बड़ी नई चीजें ट्राई कर रहे हैं। बात हल्दी की हो रही है, मुझे बताइए कि जो हल्दी पाउडर होता है
जो हम लेते हैं मार्केट से, और एक मैंने सुना है कि फ्रेश हल्दी भी होती है जी, जैसी जो वो अदरक जैसी दिखती है। हाँ, वो गांठ जैसी होती है ना। हाँ, तो हाँ। क्या उनमें कोई फर्क है? जी फर्क है। जो रॉ हल्दी है, जो कच्ची हल्दी है जी, वो पकाई नहीं गई, वो पक्की नहीं है, और उसको पकी हुई हल्दी को भी थोड़ा सा हीट पर और पका के भून करके हम पाउडर करते हैं ताकि वो कड़क हो जाए, तो वो क्रश होती है, नहीं तो वो क्रश नहीं होगी। ठीक है। क्रश वही चीज होती है जो ब्रिटल हो जाए, आप समझते हैं? हाँ, बराबर। तो लेकिन कच्ची वाले के लिए इसके लिए मुश्किल हो जाती होगी करना, तो आप इसका मतलब रेकमेंड वही करेंगे अगर लेनी हो तो कच्ची मिल जाए अगर, तो वो बढ़िया रहेगी। कच्ची बेटर रहेगी। उसको क्रश करके दूध में डाल दिया या बाकी जिस तरह से। जी, ओके, राइट, दैट्स गुड। उसके बाद गार्लिक में एलिसिन नाम का एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है। हमारे तो ऐसे जैसे कि क्या उसमें काम का है क्या नहीं। जी जी। तो गार्लिक में एलिसिन है। ब्रोकली बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ब्रोकली में विटामिन सी, हम लोग ऑरेंज जूस पीते जा रहे हैं, शुगर साथ में जा रही है हमारे अंदर, ऑरेंज जूस के ज़रिए बहुत शुगर भी जा रही है, लेकिन ब्रोकली में ऑरेंज जूस से पर आउंस 2 टाइम्स विटामिन सी है। वाओ, कमाल। I didn't know that. 2 times compared to orange or something. जी, हाँ? बाय आउंस, बाय आउंस। क्या बात है, अमेजिंग। रेड बेल पेपर में हाँ, भी उससे ज्यादा, ऑरेंज जूस से ज्यादा, ऑरेंज से ज्यादा विटामिन सी है। आई एम थैंकफुल कि पिछली बार मैं लेके आया हूँ कल ग्रोसरी में। वेरी गुड। और रेड बेल पेपर में एक और बहुत बढ़िया चीज है, बीटा कैरोटीन। अच्छा। बीटा कैरोटीन इज द प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए। देखिए ऐसा है, स्ट्रेस और लाइफ जब हम जीते हैं तो हमारी बॉडी सबकी पुरानी होती है, जिसे हम नेचुरल प्रोसेस बोलते हैं, डीजनरेशन की, जिसे हम एजिंग भी बोलते हैं। जी, डीजनरेशन ऑफ तो जो सेल्स। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर है जिसमें मैं स्पेशलाइज करता हूँ, वो एंटी एजिंग मेडिसिन उसका एक अहम हिस्सा है, कि क्योंकि व्हेन यू प्रिवेंट डिजीज यू प्रमोट हेल्थ। exactly. व्हेन यू प्रमोट हेल्थ, डिजीज विल ऑटोमेटिकली रन अवे फ्रॉम यू, Yes. it won't bother you much. So anti-aging medicine has got an important role of antioxidants. हमारी बॉडी एज होती है बिकॉज ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। एक तो स्ट्रेस वो है जो बाहर हो रही है जी। हमारी बॉडी में भी एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो रही है जिसमें फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। फ्री रेडिकल्स वो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि हमारी बॉडी को उम्र से पहले बूढ़ा करते हैं, हमारे सेल्स को। अच्छा, मैं दर्शकों को बता दूं, देखने वालों को, कि डॉक्टर साहब की उम्र 80 साल की है। इन्होंने अपने आप पे ही रिसर्च कर रखी है, तो आप समझ गए होंगे ना कितना असरदार है ये इनका सब कुछ, है ना। यहाँ पे एक और बात आती है, जब आप बात छेड़ते हैं जी, तो मेरे ध्यान में एक पॉइंट आता है। आपको हमेशा आप अपनी एज जब सोचते हैं, पूछते हैं, तो आप वो क्रोनोलॉजिकल एज है, कैलेंडर एज। हर दिन आप, मैं और सब लोग, सिमी जी आप भी, सब लोग, आई एम सॉरी, बोले जो बोलना है बोल दीजिए। हर रोज हम लोग एक दिन पुराने हो रहे हैं और अपने बर्थडे पर हम 1 साल पुराने हो रहे हैं। जी। लेकिन आप देखिए कि वो क्रोनोलॉजिकल एज है, लेकिन बायोलॉजिकल एज इज डिफरेंट। आप 2 लोग लेंगे जिनकी एज 50 है, लेकिन एक देखने में ज्यादा यंग लगेगा और एक देखने में ज्यादा बुजुर्ग लगेगा, बिकॉज आपकी अपनी बॉडी का रखरखाव क्या है। हाँ, बिल्कुल। आपकी डाइट क्या है, आपकी लाइफस्टाइल क्या है, वो डिसाइड करेगा। तो अभी एंटीऑक्सीडेंट्स की बात हो रही थी, तो एंटीऑक्सीडेंट्स में विटामिन ए, सी, ई, जिंक, सेलेनियम, कॉपर, सारे मिनरल्स आ गए हैं। ये 6 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। विटामिन ए आपको रेड बेल पेपर में भी मिल गया, जी जी, पपाया में मिल गया, जितनी ऑरेंज कलर की फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, फॉर दैट मैटर कद्दू, जिसको हम कुछ समझते ही नहीं, जी जी जी, राइट, उसमें भी विटामिन ए है, राइट राइट जी। So I used to hate that whenever my mother used to cook when I was a child, right? So वो खाना पड़ेगा, right? तो वो बड़ा यमी बनता है कद्दू। मैंने भी आजकल बनाना शुरू किया, मैं कभी नहीं बनाती थी। इट्स वेरी यमी। तो एक ये हो गया, विटामिन ए की बात होगी। सी मैंने आपसे बात कर ली है, ब्रोकली है और सिट्रस फ्रूट्स हैं जी। ई जो है वो मिलता है आपको नट्स एंड सीड्स में से। तो आलमंड्स हो गए, वॉलनट्स हो गए, सीड्स बहुत ज़रूरी हैं।
पंपकिन, वाटरमेलन, सनफ्लावर सीड्स, उनमें आपको मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे मिनरल्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं। अच्छा, आपने ये खास करके सनफ्लावर सीड की बात की ना, तो मैं पिछले दिनों से, पिछले कुछ सालों से सनफ्लावर सीड बहुत खा रहा हूँ। तो मुझे किसी ने बताया कि जी ये जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। तो हालांकि कोलेस्ट्रॉल की कभी मुझे शिकायत आई नहीं है, इसमें कोई सच्चाई है डॉक्टर साहब? तो आपका लो था कोलेस्ट्रॉल? नहीं, कभी कोई नहीं, इट वाज ऑल गुड। बढ़ाता है नहीं, बल्कि आप सनफ्लावर की तरह चमक रहे हैं। क्या बात है, बल्ले बल्ले करा जी। आप दोनों एक दूसरे के नंबर बनाने में लगे हुए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सीड से इसका मतलब, अच्छा, सनफ्लावर सीड इज वेरी गुड। वो गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। यू हैव बीन मिस इन्फॉर्म्ड अनफॉर्चुनेटली। कोलेस्ट्रॉल भी कई तरह का है, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। तो गुड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होना चाहिए और बैड कोलेस्ट्रॉल कम होना चाहिए। बैड कोलेस्ट्रॉल का नाम है एलडीएल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, और गुड कोलेस्ट्रॉल है एचडीएल, यानी कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स। तो जो एलडीएल है वो ब्लॉकेजेस पैदा करता है, जो एचडीएल है वो स्कैवेंजर का काम करता है, वो क्लीनिंग का काम करता है। तो अगर क्लीनर ज्यादा होगा तो कचरा जमेगा ही नहीं नसों में, तो हार्ट डिजीज और स्ट्रोक तो होगा नहीं। आई थिंक दैट इज अ वेरी, बहुत सही आपने तरीके से बताया। हम ये मेरे जैसों को भी समझ में आ गया, जिनको कि साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं होने के बावजूद, कि भाई एक का काम सफाई करने का है। संदीप जी, हमारे एक कॉलर हैं फेसबुक पे, और इन्होंने कहा है कि What are the benefits of गिलोय? Very nice. हाँ, गिलोय की बहुत चर्चा है सब जगह, खासकर बिहार में हमारे बहुत बातचीत हो रही है। गिलोय का जो बोटेनिकल नेम है वो है टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। क्या यार, एक तो आप इतने लंबे लंबे नाम ले रहे हैं। तो टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया के बहुत गुण हैं, और वो एक नेचुरल डिटॉक्सिफायर है। सरबदीप जी, राइट? सरबदीप सिबिया जी, वो नेचुरल डिटॉक्सिफायर है। वो हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। अब आप कहेंगे कि डिटॉक्सिफाई क्या है? ब्लड में, इम्यूनिटी में डिटॉक्सिफिकेशन का रोल क्या है कि हमारी बॉडी में ब्लड में 3 तरह के सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। जो रेड सेल्स हैं उनका काम है न्यूट्रिशन, यानी कि ऑक्सीजन को अपनी पीठ पे लाद के बॉडी के एक हिस्से से दूसरी हिस्से में पहुंचाना। ट्रांसपोर्टर का काम है न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन, रेड सेल्स। जो वाइट सेल्स हैं वो हमारे डिफेंस हैं, वो इन्फेक्शन से लड़ने में हमारी सहायता करते हैं। वाइट सेल्स में एक खास तरह के सेल्स हैं जिनका नाम है फेगोसाइट्स, जो कि बैक्टीरिया या वायरसेस को ईट करते हैं। फेगोसाइट्स एनगल्फ करते हैं। एनगल्फ यानी कि घेर करके समेट लिया उसको, हाँ, उसको इनएक्टिवेट कर देते हैं वायरस को, जो वायरस हमारे ब्लड में घूम रहा है जी। सो गिलोय हमारे वाइट ब्लड सेल्स के ऊपर काम करता है, और जब वाइट ब्लड सेल्स अच्छे होंगे तो फेगोसाइट्स अच्छा काम करेंगे और जल्दी से एनगल्फ करेंगे, तो इन्फेक्शन को क्लियर करने में हमारी हेल्प मिलेगी। क्योंकि वो क्रेन की तरह उठाता है, उसको जकड़ता है और बोलता है चलो भाई बाहर, क्योंकि उसकी अपनी सेल की लाइफ है, WBC की, वाइट ब्लड सेल की। उसने क्लियर होना, बॉडी से बाहर होना, तो वो वायरस को लेके बाहर निकल लेता है। ओके, सो क्लेंजिंग एजेंट वो है बेसिकली। ओके, गिलोय का बहुत अच्छा रोल है उसमें। और फोकलोर मेडिसिन आयुर्वेदा में गिलोय सत्व, गिलोय बट्टी, ये ऐसी जो बनी बनाई है, अगर आपको फ्रेश है क्या? ये एक कोई हर्ब है जो कि मुझे भी कहते हैं काढ़ा बना के लोग मुझे कह रहे हैं वहाँ मिलता होगा, जाके ले आओ सब। जी, लेकिन आई हैव नेवर ट्राइड। बहुत अच्छा है। वायरल डिजीजेस में, वायरल फीवर में, डेंगू में हम लोग बहुत यूज़ करते हैं। बिकॉज मैं तो प्रैक्टिशनर रहा हूँ रफली फॉर 25 years इन इंडिया, with around 400,000 consultations to my credit, with roughly around 100 patients every day I used to see in my clinic. क्या बात है। So आपको वहाँ पे इंडिया में हेल्थ केयर सिस्टम यहाँ से बहुत अलग है। यहाँ पे आप बहुत जल्दी अपने डॉक्टर को छोड़ ही नहीं सकते, आपको एक असाइन हुआ डॉक्टर है। वहाँ पे इतना चैलेंज है कि आपको रिजल्ट ओरिएंटेड मेडिकल प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर आप किसी को ठीक नहीं करते तो वो जल्द ही ये फैसला कर लेता है कि मैं अपनी किसी को और को फ़ी दे करके अपना डॉक्टर आज ही बदल लूँगा। तो उसके कारण हमें हमारे स्किल्स बहुत अच्छे होन हो जाते हैं कि हमने रिजल्ट ओरिएंटेड प्रैक्टिस करनी है, which I am thankful to Indian population and my patients for making me whatever I am today. It is because of them and I bow to them. अच्छा, एक सवाल और है। मैंने सुना है कि कलौंजी इन दिनों में वो भी बड़ा कहा है, मैंने
यहाँ पे सर्च किया इंटरनेट पे कि कलौंजी इज वेरी यूजफुल फॉर अस। बहुत अच्छी चीज़ है कलौंजी भी, लेकिन ये सारी हर्ब्स का अपना अपना रोल है। हमें एक बैलेंस ट्राई करना है कि कौन सी चीज़ कितने बैलेंस में लेनी है और कौन सी चीज़ हमें ऋतुचर्या यानी कि सीजनल टेम्परेचर चेंजेस के मुताबिक हमें सूट करेगी और हमारी तासीर को क्या सूट करेगी। इसीलिए कस्टमाइज्ड जो कंसल्टेशन है उसका बहुत बड़ा रोल है। लेकिन सिमी जी, कलौंजी से भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो शायद हम मिस ना कर जाएं, तो मैं उस पर आना चाहूँगा, और वो हैं सिट्रस फ्रूट्स। उसकी बात हो गई हमारी जी। गिलोय के बारे में बताएं, कैसे उसका सेवन करें, थोड़ा सा रोशनी डालें प्लीज। गिलोय, अगर आपको यहाँ पे प्लांट नहीं मिलता, गिलोय का फ्रूट होता है जी, राइट, तो जो हमें यूज़ करना है, तो गिलोय बट्टी के रूप में एक गोली मिलती है जो आप 2 टैबलेट्स मॉर्निंग इवनिंग ले सकते हो जी। जो हर्ब्स है ना, वो पैक करनी बहुत मुश्किल बात होती है, उनको कूट करके सुखा करके है ना, फिर एक बाइंडिंग एजेंट डालना पड़ेगा। तो इसलिए वो 2 गोलियां सुबह, 2 गोलियां शाम कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं, क्योंकि वो जैसे अगर आपको मेथी की गोलियां बनानी हो तो कितनी मेथी आप, हाँ सही, तो वो उस तरह की चीज़ है, कोई छोटी सी यानी। अच्छा, तो मतलब इसका मतलब ये बात तय होगी, गिलोय वैसे यहाँ पे वो फ्रूट मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो गोली खा लेनी चाहिए गिलोय की, जो कि किसी भी अर्बल क्या कहते हैं या जो नेचुरल स्टोर्स हैं वहाँ से मिल जानी चाहिए प्रोडक्ट जो बेचते हैं। ओके, अदरवाइज अगर नहीं मिलता तो आप घर में से, आपकी हेल्थ है ना जो, वो डूएबल या एक्शनेबल तभी होगी अगर वो आपकी किचन से आ रही है। वेरी प्रैक्टिकल जी। तो अगर आप किचन से अपनी, सिमी जी आप तो इनफैक्ट आपका एक्सपीरियंस हम सब में से सबसे ज़्यादा होगा, अच्छा, किचन के रूप में राइट? ठीक है, मान लेते हैं। तो हो सकता है शैलेंद्र जी ज़्यादा मैं शायद नंबर ले जाऊँ, संभव हो। हाँ, अभी आपको कनाडा ज़्यादा वक्त नहीं हुआ ना जी। हाँ, तो चले मान लेते हैं। यस, आई लव कुकिंग, यस, नो डाउट, सो डू आई। सो इसमें हमने गार्लिक की बात कर ली, जिंजर की बात कर ली, हमने ब्रोकली की बात कर ली, हमने रेड बेल पेपर्स बताया आपने, रेड बेल पेपर की बात कर ली, हमने पपाया की बात कर ली, सिट्रस फ्रूट्स। हाँ, एक और चीज़ रह गई, वो बहुत ज़रूरी है। हमारा 80% इम्यून सिस्टम हमारी आंतड़ी में है, हमारी इंटेस्टाइन में, तो डाइजेशन पे बात। और इंटेस्टाइन में हमारे फ्रेंड्स हैं बैक्टीरिया, जिनको हमें बूस्ट करना होता है, जिन्हें हम बोलते हैं प्रोबायोटिक के जरिए। दही, ओके, ऑलराइट। इसका भी आजकल बहुत चर्चा हो रहा है, प्रोबायोटिक्स। जो भी फर्मेंटेड फूड्स हैं, कीफिर, यस, जो फर्मेंट करते हैं, तो छोले भटूरे जस्ट किडिंग, कॉम्बिनेशन, जस्ट किडिंग। हां जी, मैं छोले भटूरे पे भी बात कर सकता हूँ, मैंने कहा वो फर्मेंटेड होता है ना, तो वो कबीर वाला आटा वगैरह, राइट? एनीवेज, जस्ट किडिंग। लेकिन दही बहुत अच्छा है, क्योंकि वो हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया को बूस्ट करता है, और फ्रेंडली बैक्टीरिया हमारी एनिमी बैक्टीरिया या वायरस से लड़ने में हमारी हेल्प करते हैं, हमारी सहायता करते हैं। सो प्रोबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स भी ठीक है, हो गए। उसके बाद ये तो हो गई न्यूट्रिशन। हमने बात इम्यूनिटी की थी, तो हमने बोला था स्लीप, 8 hours of sleep, then stress level, then stress management, very important. Shutting down on negative news, which we might overreact, right? So listening to good music, listening or meditating, and putting your destiny into a third power's hands, because that enables us to accept whatever is happening. हमारी स्ट्रेस ये है कि हम चीज़ों को अपने मुताबिक चलाना चाहते हैं, जब चीज़ें अपने मुताबिक नहीं चलती। अगर बच्चा बात नहीं मान रहा तो वो हमारे मुताबिक नहीं चल रहा, हम चाहते हैं कि वो ये काम करे, वो कुछ और कर रहा है, तो वो स्ट्रेस है। हम चाहते थे बाहर जाना और आज बारिश आ गई, तो वो स्ट्रेस है। हम चाहते थे जल्दी जाना, आज रेड लाइट हो गई, वो स्ट्रेस है। तो ये सारी चीज़ें जुड़ करके क्रॉनिक स्ट्रेस बनाती हैं, और क्रॉनिक स्ट्रेस हमारी बॉडी में वो फाइट और फ्लाइट सिचुएशन बार बार पैदा करती हैं, जिसके कारण हमें
हमारा बीपी बढ़ता है और हमारी इम्यूनिटी बहुत बड़ा एक हिट ले जाती है। तो उसका तो ये तो कि सहज होना चाहिए पहली बात तो, जो एक्सेप्टेंस एक है, दूसरा सहज जिंदगी चलाएं ताकि स्ट्रेस, पहले तो स्ट्रेस मोल ना लें। मैनेजमेंट इज आई थिंक अ स्टेप अहेड। स्ट्रेस तो आ जाता है, हमारी अपने व्यक्तित्व सोच समझ के हिसाब से ही ले लेते हैं, छोटी छोटी बातों में, जैसे आपने कहा बच्चे ने बात नहीं मानी, स्ट्रेस, तो वो मैनेज करने की भी ये जो काउंसलर्स हैं वो तो तरीके सिखाते हैं। हम लोग उसके ऊपर कभी और चर्चा करेंगे। मुझे ये डर है कि कहीं छूट ना जाए इम्यूनिटी की कोई बात, कोई नुस्खा, ये तो हमें समझ में आ गया, इस तरह से चीज़ें लेके करनी है। लेकिन ये मैं आपसे एक बात और जानना चाहता हूँ कि ये जो स्लीप है ना, मैं वही कहने लगी थी। आप तब नहीं, आप पहले आप फिर कहीं गाड़ी ना छूट जाए। देखिए इन दिनों मेरा ख्याल है कि ये सभी देखने वालों के घर में भी, सुनने वालों के घर में चल रहा होगा कि चूंकि अब स्कूल जाना नहीं है, रूटीन नहीं रह गई है, तो लेट नाइट जाग रहे हैं, सब जो उलट फेर आ गया है। कोई लंच के टाइम में ब्रेकफास्ट हो रहा है और 2 बजे तक पिक्चरें चल रही हैं, और मतलब चूंकि कोई रूटीन एक तरह से, ये तो था ज़रूर कोरोना के पहले, हम लोग एक ऑटो पायलट मोड में पहले हम बात कर रहे थे, आदमी चला रहा था अपनी जिंदगी, लेकिन अब उसका ठीक उलट ये हो गया कि चूंकि कुछ रूटीन ही नहीं है, तो खासकर बच्चों की, हम लोग तो फिर भी अपने आप को संभाल लेते हैं, नाश्ते और खाने के बीच में अपने आप को चाची से बता ली, लेकिन ये बच्चे घर घर में स्पेशली टीनेजर्स और अर्ली टीनेजर्स जो हैं, दे आर फाइंडिंग इट हार्ड। रात रात भर फिर वो दुनिया से कनेक्ट करके उनके गेम्स चल रहे हैं। सो मेरा सवाल ये है कि उनको कैसे, क्या बताएं उनको कि कैसे थोड़ा सा रेगुलेट कर सके। बहुत अच्छे। और कब क्या खाना चाहिए क्या नहीं, सोने के पहले, वो बातें इतना हम पहले करते थे, अब वो सब इश्यूज पैदा हो गए। जी, एक बॉडी का रिदम होता है अपना, लय। कुदरत ने बहुत अच्छी लय बनाई है, ये मौसम की भी तो लय ही है ना, 3 महीने बाद मौसम बदलना है, राइट। वैसे ही बॉडी में भी एक रिदम है, हमारी हार्ट बीट एक रिदम से चलती है। जब वो इरेगुलर हो जाए तो उसे हम एरिथमिया बोलते हैं, जो एक मेडिकल कंडीशन है, या तो स्लो हो गई बीट या फास्ट हो गई तो वो एक बीमारी कहलाती है। बॉवल मूवमेंट तेज हो जाएगी तो डायरिया, बॉवल मूवमेंट स्लो हो गई तो कॉन्स्टिपेशन। तो बॉडी में एक रिदम सेंस है बहुत अच्छी, वही एक रिदम सेंस, उसे हम बोलते हैं सिरकैडियन रिदम। मतलब के दिन के साथ में हमारी दिनचर्या, हमने ऋतुचर्या की बात करी, दिनचर्या हिंदी में बोले, डे टू डे जो, सो वो दिनचर्या जो है वो बायोलॉजिकली हमारी बॉडी सेट है कि अब रात हुई है तो एक हार्मोन ब्रेन में बनना शुरू हो जाता है जो डार्कनेस में बनता है, जिसे हम बोलते हैं मेलाटोनिन। इसीलिए सोने से पहले अगर लाइट आपकी आंखों में पड़ रही हो तो आपको नींद आने में दिक्कत होगी, और अगर आप अंधेरा कर लें, या तो अगर लाइट है तो आप ब्लाइंडर लगा लें, वो जो एयर फ्लाइट के दौरान आपको मिलता है जी, तो वो आंखों के आगे अंधेरा होने से आपको मेलाटोनिन बनेगा और आपको नींद आएगी। तो वैसे ही जब आप अपने नेचुरल बॉडी साइकिल के विपरीत चलेंगे या उसको डिस्टर्ब करेंगे तो आपका डाइजेशन भी डिस्टर्ब होगा, आपकी भूख की साइकिल भी डिस्टर्ब होगी। जब आप सोते हैं तो आप खा नहीं सकते, आप पी नहीं सकते, लेकिन जितनी देर आप जागेंगे आपको थोड़ी देर बाद क्रेविंग होगी और आप जाके कुछ खाएंगे। सो सोने से 3 घंटे पहले, मिनिमम 2.5 या 3 घंटे पहले आपको अपना डिनर फिनिश करना है, जो आपका सवाल था, और 7 आवर्स से कम और 8 आवर्स से ज़्यादा नहीं सोना। जो रिसर्च ने प्रूव किया है वो हमारी हेल्थ के लिए, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए स्लीप जो एडिक्वेट है वो 7 to 8 आवर्स है। अच्छा, फिर उसके ऊपर कहते हैं कि आपकी बॉडी पे आपकी एज भी फैक्टर है इसमें जी। तो ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं इस चीज़ में। और क्वालिटी ऑफ स्लीप, 7 घंटे सो भी लिए लेकिन अगर आप डीप स्लीप में नहीं गए। बहुत अच्छा सवाल है आपका, एक सवाल एक चैप्टर के तरह है जी। डीप स्लीप स्टेज का बहुत अच्छा सवाल है कि हम, अगर हमारा मन बेचैन है, अगर हम डिस्टर्ब्ड हैं, हमारे थॉट्स वेवरिंग हैं, हमारा मन शांत नहीं है अंदर से, हम एट पीस नहीं हैं सराउंडिंग्स के साथ या अपनी रिलेशनशिप्स में या अपनी ही बॉडी में, तो हम ये कहेंगे कि हम इसको मैनेज करना ज़रूरी है। तो आपका प्रिसाइज सवाल था सिमी जी के क्वालिटी ऑफ स्लीप। हाँ। बहुत सारी बीमारियां हैं, ओबेसिटी कंडीशन है, बीमारी नहीं है, हाँ। लेकिन ओबेसिटी में
हमें स्लीप एपनिया नाम की तकलीफ होती है, जिसमें कि हमें स्नोरिंग होती है और हमारे अंदर ऑक्सीजन की कमी आती है, और जिसके कारण हम डीप स्लीप में जा ही नहीं पाते, तो हम नेक्स्ट डे लेथार्जिक रहते हैं, हम उतने एनर्जाइज नहीं होते, रिन्यू नहीं होते हम लोग, बिल्कुल। तो इस कारण डीप स्लीप पे नहीं जाते। तो वैसे ही कुछ चीज़ें हैं जो कि स्टिमुलेंट्स का काम करती हैं, कॉफ़ी है, टी है, वो आपको 3 घंटे पहले नहीं लेनी चाहिए। इवन फॉर दैट मैटर लोग समझते हैं कि इंटॉक्सिकेशन यानी कि लिकर लेने से उनको नींद अच्छी आती है, जबकि कॉन्ट्रेरी टू दैट आफ्टर सर्टेन लिमिट उनकी स्लीप डिस्टर्ब होती है। सो अपनी लिमिट पहचाननी चाहिए। जी, लिमिट पहचाननी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मेरे मदर को चाय के बगैर नींद ही नहीं आती। चाय तो बल्कि कॉन्ट्राडिक्ट करती है नींद के साथ, क्योंकि वो हृदय उत्तेजक है, कार्डियक स्टिमुलेंट है, यानी कि वो हार्ट बीट को थोड़ा बढ़ाएगी, राइट। दूध जो है, अकेला दूध विदाउट चाय, दूध कफज है, और वो आयुर्वेद के अनुसार वो दूध नींद लाने में आपकी हेल्प कर सकता है। अच्छा, अब आपने दूध की बात की, तो जाते जाते एक बात और, यहाँ कहते हैं कि डेयरी इज नॉट गुड फॉर यू। डेयरी, वेरी गुड क्वेश्चन अगेन। Dairy, everything is not good for everybody, everything is not bad for everybody. ठीक है। You have to find what is good and what is not good. So dairy उन लोगों के लिए अच्छी नहीं है जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, क्योंकि आपकी बॉडी में एक एंजाइम चाहिए जो डेयरी को डाइजेस्ट करने में रोल प्ले करता है। ठीक है। यहाँ पर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स बहुत हैं, जिसमें कि हम फूड एलर्जीज भी बहुत बड़ी मानते हैं। सही। तो यहाँ इस कारण ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के कारण और फूड एलर्जीज के कारण कई लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस होगी। लेकिन डेयरी उन लोगों के लिए भी अच्छी नहीं है जो लोगों को कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, जो लोगों को ब्लड प्रेशर है, जो लोगों को डायबिटीज़ है। बिल्कुल। तो मक्खन, घी, मलाई और फुल फैट मिल्क, जो वाइट दिखने वाली चीज़ें हैं, और ऊपर से वाइट शुगर, मैं बहुत कहता हूँ कि वाइट ये वाली चीज़ों से डरो। ठीक है, वाइट आटा। आपने हाँ वाइट से बात आई तो मैं आपको ब्लू की तरफ लेके जा रहा हूँ। पता नहीं कितना, हाउ मच टाइम डू वी हैव? 5 मिनट्स। ओके, ऑसम। तो मेरा सवाल है वाइट से ब्लू की तरफ। ब्लू स्क्रीन और स्क्रीन टाइम आजकल खासकर वो बच्चे बूढ़े और जवान सब सारे जितने लोग भी है ना, वो सब 5 इंच, पहले तो 60 इंच में होते थे, अब 4-5 इंच में समेट के इतने नज़दीक पे आ गए हैं। ठीक है, इतनी छोटी छोटी स्क्रीन हैं, यू आर स्क्रोलिंग डाउन और बेड के पास तक से भी नहीं हटते। तो उसका स्लीप के साथ में कुछ रिलेशन है? बहुत अच्छा सवाल है। ब्लू स्क्रीन जो है वो हमारी आँखों के ज़रिए हमारी अंदर एक खास तरह की प्रतिक्रिया पैदा करती है, एक रिएक्शन पैदा करती है ब्रेन में, और जो इंफॉर्मेशन, ब्लू स्क्रीन अकेली ब्लू लाइट नहीं जा रही अंदर, उसके ज़रिए इंफॉर्मेशन जा रही है, टेक्स्ट जा रहा है, या कुछ इमेजेस जा रही हैं, मूवमेंट जा रही है, मूवी देख रहे हैं या आप गेम देख रहे हैं। तो अगर वो पेपर बैग पे पढ़ेंगे आप, तो उसका अलग वो आपको नींद ले आएगी। एग्जैक्टली, क्योंकि पहले कहते किताब पढ़ के बेड में जाओ, किताब लेके जाओ, सो जाओगे अपने आप, राइट। देखिए, और अब कहते हैं कि अभी फ़ोन और सब छोड़ के जाओ, अगर सोना है तो 2 घंटे पहले। जी। तो वो जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है हमारी ब्रेन में, हर एक चीज़ का एक रिएक्शन होता है, उस इंफॉर्मेशन को हम प्रोसेस करते हैं। ब्लू स्क्रीन जिन भी डिवाइसेस से एमिट हो रही है, वो बुक से बहुत ज़्यादा रियल टाइम डायनामिक है। उनमें स्क्रीन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में चेंज हो रही है, और आपका ब्रेन एक्टिवेटेड रहता है उस इंफॉर्मेशन को उठा करके प्रोसेस करने में और रिएक्ट करने में। सही। तो ब्लू स्क्रीन में अगर आप सिर्फ टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, जैसे कि Amazon Kindle ने वो टेक्नोलॉजी निकाली है कि उनकी ब्लू स्क्रीन भी वो रेज ना निकाले, तो आप उसे अपना आराम से किताबें पढ़ सकें, उनके मैगजीन्स पढ़ सकें। बैग की तरह की लुक है उसका, जो फेड उसका जो बैकड्रॉप है। मुझे टेक्नोलॉजी का बहुत शौक है, तो मैं हर चीज़ को मैं बहुत गहराई से जाता हूँ उसमें। रिसर्चर माइंडसेट बहुत बुरा होता है, राइट। तो वो किंडल में वो प्रॉपर्टी है। तो अगर आप बुक पढ़ना चाहते हैं
आप पेपर बैक नहीं पढ़ सकते, तो किंडल में वो क्वालिटीज़ हैं, उन्होंने उसका बैकग्राउंड वैसा रफ रखा है जैसे पेपर का रफ होता है। अच्छा। और प्रिंट भी वैसा है जैसे पुरानी पेपर बैक की बुक होती है। क्या बात है। डॉक्टर साहब, और बच्चे हमसे और आपसे भी आगे हैं आजकल, तो मैंने जब अपने लड़के को कहा, ही इज़ अ टीनेजर बॉय, कि बेटा ये सब छोड़ दो इतनी, तो भाई ने ऊपर से एक ऐप डाउनलोड कर दिया कि ब्लू स्क्रीन तो रहती ही नहीं है, अब तो इतना डल रहता है उसका कि वो कहता है ये देख लो। अब मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं है। सही बात है। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे इवॉल्व हो रही है, वो रोज़ इवॉल्व हो रही है जी। तो टेक्नोलॉजी में जो हमें टेक्नोलॉजी से डिटैच करने वाले जो भी फैक्टर्स हैं, तो उसके साथ ही हमें इवॉल्व ये भी कर रहे हैं हम कि हम उसको कितना एक्सेप्टेबल बना सकते हैं। तो कुछ ऐप्स हैं जो आती हैं जो कि ब्लू स्क्रीन की एमिशन को कम करती हैं। वैसे ही आप रात को जब आप अगर बाकी रूम में आपके एम्बियंट लाइट बोलते हैं हम उसे, जी जी जी, एक तो आपकी डिवाइस की लाइट है, एक एम्बियंट लाइट है कि आसपास से कितनी लाइट आ रही है। जी जी। अगर वो एम्बियंट लाइट कम हो जाए, आपके पड़ोस वाले जो आपके बेडरूम को जो शेयर करते हैं वो सोना चाहते हैं और उन्होंने लाइट बुझा दी, लेकिन आप डिवाइस पे काम करना चाहते हैं, तो ब्राइटनेस को कम करना ज़रूरी है, राइट। तो ये भी टेक्नोलॉजी ने एक हमें वो दिया है। सो वी नीड टू स्ट्राइक अ बैलेंस समवेयर, वी नीड टू फाइंड कि हम कैसे इसको हार्नेस कर सकते हैं। इसमें स्ट्रेंथ भी है, राइट। आज न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं लगती जी, क्योंकि न्यूज़पेपर के पेपर पूरे सिमट करके हमारे सामने एक ऐप में है। हम अपने मतलब की न्यूज़ पढ़ते हैं, वरना हमें खंगालना पड़ता था न्यूज़पेपर को किसी ज़माने में, 1 घंटा लगा के कि हमारे मतलब की न्यूज़ कौन सी, सब हेडलाइन। मेरे ख्याल में हमें एक पूरा शो स्लीप पे करना चाहिए, और फिर ऐसी आप हमें डाइट बताएं उस प्रोग्राम में जिससे हम अपनी नींद को बेहतर, अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करके अपनी क्वालिटी ऑफ स्लीप को बेटर कर सकते हैं। जी। क्यों ना ये करें हम। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और आज के लिए अभी तक जो मेरे समझ में आया है, और मुझे उम्मीद है कि हमारे देखने वाले दर्शक भी समझेंगे इस बात को, कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाने के लिए इम्यूनिटी हमें अपनी बॉडी में बनानी पड़ेगी। तो उससे आप देख रहे हैं ना कि एजिंग प्रोसेस भी आपका कम हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो क्या खा रहे हैं वो देखना ज़रूरी है, एक बात। और दूसरी बात है न्यूट्रिशन। इन्होंने बताया जो पिलर्स हैं, न्यूट्रिशन है, स्ट्रेस के बारे में बात की है, और इन्होंने बात की थी स्लीप की, ये 3 चीज़ें। सो इसका मतलब ये जो मैं समझता हूँ कि कुछ गुड हैबिट्स, मैं हमेशा कहता था कि हैबिट्स इज नेवर गुड। हैबिट होती है, अच्छी क्या बुरी क्या, ज़्यादा होगी अच्छी तो भी बुरा होता है, ज़्यादा ख़राब है तो वैसे ही ख़राब है। तो फिर मैं कह रहा हूँ यहाँ पे लेकिन आज कि गुड हैबिट्स, कितनी देर पहले खा लेना सोने के, कितनी देर पहले स्क्रीन से आपको थोड़ा जुदाई ले लेनी चाहिए, इस तरह की चीज़ें। और ये जो डॉक्टर साहब ने कुछ चीज़ें बताई, जैसे हल्दी, अदरक, लहसुन, जो ज़्यादातर हमारे घरों में होता है, ग्रोसरी करने जाते हैं हमारे घर में तो आती ही आती है, लेकिन ये गिलोय जैसी चीज़ अगर ये हम ढूंढ सकें तो ये बहुत फायदेमंद होगा। इसका सेवन करें। और पानी पीना बहुत ज़रूरी है। पानी पीना। और ये खाने में जो आप कह रहे हैं, क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है और किस तरह बनाना है, वो बहुत मैटर करता है। जल्दी से थोड़ा सा एक रोशनी डाल दीजिए किस तरह बनाना है, क्योंकि हम लोग तो सब कुछ बड़ी तेज आंच में बनाते हैं, जब तक तेल सड़ ना जाए तब तक तो काम शुरू नहीं हो, तब तक में तड़का लगता नहीं है। जो जापानीज फूड है, जो चाइनीज फूड है, वो थोड़ा क्रिस्प होता है, वेजिटेबल्स क्रिस्प होते हैं, वो उसकी आवाज़ आती है जब आप च्यू करते हैं। दैट इज़ द राइट ऑप्टिमम वे ऑफ ईटिंग वेजिटेबल्स। मेडिटेरेनियन डाइट एक है जो कि स्पेन और इटली के आसपास ज़्यादा कंज्यूम होती है। तो मेडिटेरेनियन डाइट का बहुत अच्छा रोल माना गया है कि वो इम्यूनिटी को एनहांस करती है और वो ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़ जैसी बीमारियों से हमें छुटकारा दिलाती है। जो इंडियन कुकिंग है उसमें मैं तो ये कहता हूँ कि वी फीड आवर लाइव सेल्स विद डेड सेल्स। हम खाने को मार करके अपने जिंदा सेल्स को बोलते हैं, लो भाई अब इस पे गुजारा करो। सो थोड़ा सा तड़के और बार बार जिसे बोलते हैं, हमने ओवर कुक करने की आदत हमें कम करनी चाहिए। ऑप्टिमल कुकिंग होनी चाहिए जिससे कि फूड डाइजेस्टेबल। कुकिंग का मतलब है डाइजेस्टेबल बनाना, जो फूड कच्चा नहीं खा सकते। दाल आप कच्ची नहीं खा सकते, तो उसको पकाना, और इट शुड बी ऑप्टिमल। रीहीटिंग शुड बी अवॉइडेड। मेरे ख्याल में मैं सीधी सी बात करूंगी कि हमारे ये मसाले और ये हर्ब्स हैं जो हमें बचा के रख रही हैं, नहीं तो जिस तरह से हम सब्जियां कुक कर करके खाते हैं ना,
उनमें न्यूट्रिशनल वैल्यू तो कुछ रह ही नहीं जाती, मरी जाती है हीट के अंदर। हाँ, ये जैसे गाड़ी को पानी डाल के आप चलाओ के चल अब जैसे मर्जी कितना चलेगी, यू नो। तो वो इसीलिए हमें बहुत ज्यादा बीमारियां, और हम इतने रिच हैं हर्ब्स के मामले में, नॉलेज के मामले में, इंडियन कल्चर में इतना कुछ है कि हमें दवाइयों की मेरे ख्याल में जरूरत ही नहीं। जो हमने बचपन से सुना था कि इलाज से परहेज अच्छा, और अगर हम अपनी, जब हमें सब कुछ हम खा सकते हैं, अभी हमें कुछ ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं है, हम ऐसे खाना खाएं कि जैसे दवाई खा रहे हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर बुढ़ापे में दवाइयां ऐसे खाने पड़ेंगी जैसे खाना खा रहे हैं। तो ये बात को ध्यान में, ये हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, तो खाना जितना चाहिए उससे थोड़ा सा कम खाएं, क्योंकि 20 मिनट लगते हैं ये प्रोसेस होने में कि आपको खाने की और जरूरत है कि नहीं, हमारे दिमाग को। बहुत अच्छे से मिली, वेरी नाइस पॉइंट। तो ये मैं हमेशा, और मैं देखती हूँ, मैं खाने के बाद रुक जाती हूँ, तो हालांकि मेरा जी कर रहा होता है कि थोड़ा सा, और फिर मैं कहती हूँ नहीं 10-15 मिनट के बाद, और उसके बाद जरूरत ही नहीं पड़ती। एक बार ब्रेक ले, दोबारा खाने का मन नहीं करता। आज की फास्ट पेस्ड लाइफ में हम लोग 5-7 मिनट में, 10 मिनट में खाना खत्म कर जाते हैं। ब्रेन को तो मिलती नहीं वो सिग्नल की अब उसने खा लिया है, तो सारी कैलोरीज तो अंदर चले जाती हैं, डेजर्ट भी चला जाता है। तब तक अगर आप सैलेड से शुरू करें और उसको आराम से च्यू करें और उस पर टाइम स्पेंड करें, तो आप शायद डेजर्ट तक पहुंचेंगे ही नहीं, क्योंकि आपकी भूख पेट में से मिट चुकी होगी। हाँ, मिट चुकी होगी। तो खाने के बारे में हम और बातचीत अपने अगले प्रोग्राम में करेंगे, क्योंकि डॉक्टर साहब को तो हम अब कहीं नहीं जाने देंगे, और ये हमारे प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ जुड़े रहेंगे। बहुत सारी इनके पास नॉलेज का खजाना है, और ये सिर्फ यही हेल्थ, न्यूट्रिशन, वेट लॉस और हेल्थी लाइफस्टाइल के ही कोच नहीं है, बल्कि ये इनके पास एक और टैलेंट भी है जिसका जिक्र हम ऐसे नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं, अपने प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे, ये आपसे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगले संडे 5:30 बजे फिर मुलाकात होगी। जी हाँ, और जाने से पहले एक बार फिर से बता दूं कि TLC आपको हम ये लाइव स्ट्रीम करते हैं शो, और इसको हम आप पॉडकास्ट में भी देख सकते हैं, और इस बातचीत को आप हमारे देसी क्लोज लुक प्रोग्राम में नेशनल टीवी पे, ओमनी पे देख सकते हैं। आपकी फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं अपने सवाल, अपने टॉपिक्स, और कैसे कैसे टॉपिक्स हम लेके आए, और अगर आप पार्टिसिपेंट बन के आना चाहते हैं तो यू हैव टू राइट कि आप किस चीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं, बिकॉज ये प्लेटफॉर्म हमारा नहीं है, ये आपका भी है, हम सबका है। तो sim1433@hotmail इज़ माई ईमेल, तो आप इस पे लिख सकते हैं, और नंबर आपके पास है 6049991433, और डॉक्टर साहब अपना नंबर शेयर करेंगे, और इनका वेबसाइट है livelifemore.ca, जिस पे जाके आप अधिक इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। Thank you very much, Simi ji. Thanks for the invite, and it was a pleasure interacting with you and sharing whatever I know in this much of time. और मेरा नंबर है 236-979-8622, और मैं बहुत पर्सनली मोटिवेटेड हूँ टू एड सम वैल्यू इनटू माय कम्युनिटीज़ हेल्थ एंड लाइफस्टाइल। सो मैं चाहता हूँ कि मैं कंट्रीब्यूट करूँ। वहाँ पे भी मैं एक नॉन प्रॉफिट चलाता था इंडिया में, अभी वंडरफुल। सो आई वुड लाइक टू बी ऑफ सम बेनिफिट टू इन वन वे और द अदर टू माय कम्युनिटी, और उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने प्लेटफॉर्म पे मुझे इनवाइट किया और मुझे अपने थॉट्स शेयर करने के लिए मौका दिया। जी संदीप सर, हम नॉन प्रॉफिट ही हैं, और हमारे प्लेटफॉर्म का मकसद ही ये है लोगों के लाइफस्टाइल को, हमारे सबके लाइफस्टाइल को बेटर बनाना। तो कोई भी नॉलेज जिससे हमारी नॉलेज में, एग्जिस्टिंग नॉलेज में इजाफा होता है, वी आर मोर देन वेलकम टू शेयर दैट विद यू गाइज। तो आप हमारे प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठाएं, और एक बार नंबर फिर से बोल दीजिए, आपने एक बार जल्दी से बोल दिया, 236-979-8622। और इन्फॉर्मेशन आपको हमारी स्क्रीन पे भी मिलेगी, और या फिर आप हमें कॉल करके भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक्स टू ऑल जिन्होंने सोशल मीडिया के ज़रिए हमसे बातचीत की और हमारे साथ जुड़े हुए थे। उम्मीद है कि आज की बातचीत को आपने पसंद किया होगा। Thank you very much. I don't know if I was looking at this camera or that camera, but anyways, I just wanted to mention that. Anyways, जो भी कैमरा हमें देख रहा है उनके लिए thank you so much for watching us. Thank you for joining us. Good. Bye. Sir. Very good. Thank you, Shailendra ji. Thank you. Bye bye.